हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार, आपका हिंदी शिक्षक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं विजय सूत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना रिवीजन बैच शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आता है, समय अनुसार में कौन सा समास है? तो हमारे पास यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों, हमारा समय अनुसार जो शब्द दिया गया है यहाँ पर, अब इसका समास विग्रह करके देखते हैं कि इसका समास विग्रह क्या होगा। समय के अनुसार तो दोस्तों इसमें हमारा संबंध तत्पुरुष समास होता है। और संबंध की क्या पहचान होती है? जहां का, के, की आ जाता है, जहां पर ये चिन्ह आ जाते हैं का, के, की, तो वो हमारा कौन सा समास होता है? संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो तत्पुरुष समास का ही एक भेद होता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बी गलत है और सी भी गलत है और डी भी गलत है दोस्तों। इन समास के बारे में मैंने पहले बता दिया था, जो हमारी पीछे वाली वीडियो थी उसमें। तो चलिए दोस्तों, हमारा सेकंड प्रश्न आता है। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा इस समास का सही और सटीक उत्तर क्या होगा? का पुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है दोस्तों। तो का पुरुष में हमारा तत्पुरुष समास नहीं है, द्वंद्व नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है। तो हमारे पास दोस्तों एक ही ऑप्शन बच जाता है, कर्मधारय। तो हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, कर्मधारय समास। और इसका हमारा समास विग्रह क्या बनता है? चलिए दोस्तों देखते हैं। कायर है जो पुरुष, तो ये हमारा कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय की क्या पहचान होती है? जहां पर विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है, तो वो हमारा कर्मधारय समास होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा प्रश्न है, दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? तो यहां उपसर्ग बताना है। उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो हमारा यहां पर कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? चलिए दोस्तों देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन आता है ए दू, गलत है ये हमारा। सी हमारा ए आता है, ये वैसे भी गलत है। और 4 आता है, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दूर। तो अब हमारे 3 शब्द बचे हैं यहां पर, दू, ए और 4। दू से बनने वाले शब्द हैं, दू से कौन कौन से शब्द बनते हैं उनके बारे में बताना है दोस्तों। अब यहां पर दू से बनने वाले शब्द हैं दुशाला, दुधारू। दूर का मैंने बता ही दिया है यहां पर, दुराचार। ऐसे बनने वाले अन्याय, और 4 से चारपाई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों,
हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर देंगे। तो दोस्तों, जो मेरे द्वारा आपको यहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, अगर आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है तो आप ऐसे ही अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। और चलिए दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, प्रति, पर, एक और तय। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, प्रति। बी ऑप्शन गलत है हमारा, सी ऑप्शन गलत है और डी भी ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। अब इसका अगर संधि विच्छेद करके देखने लग जाएं तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रत्येक शब्द कैसे बना और इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। प्रति प्लस एक, मैंने बताया था दोस्तों, जब हम किसी व्यंजन से मात्रा को हटाते हैं तो वह आधा रह जाता है। तय आधा रह गया, इसका ई ले लिया और इसका ए ले लिया, तो दोनों को मिलाकर हमारा आधा यह हो जाएगा दोस्तों। और इसके बाद जो शब्द है ऐसा का ऐसा लिख देंगे उसको। तो ये हमारी कौन सी संधि होती है? इसमें यण संधि का नियम लागू होता है दोस्तों। अब तय हमारा आधा, इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है इसलिए इसको आधा लिख देंगे और यह में एक ही मात्रा जोड़ देंगे और कह प्रत्येक। तो इस प्रकार इस शब्द का निर्माण होता है दोस्तों। लेकिन इसमें हमने उपसर्ग बताना है तो हमारा उपसर्ग हो जाएगा प्रति। तो चलिए दोस्तों, हमारा 5वां क्वेश्चन आता है, सुनना शब्द किस प्रकार का है? सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो मैंने दोस्तों बताया था कि संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मैंने सभी के बारे में बताया था दोस्तों। तो सभी बच्चों को पता ही चल चुका होगा कि हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। सुनना हमारी क्रिया होती है दोस्तों, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। संज्ञा गलत है, विशेषण गलत है और अव्यय भी हमारा गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 6वां क्वेश्चन आता है, किताबें का वचन क्या है? अब यहाँ पर किताबें शब्द दिया गया है, उसका वचन बताना है। हमारे हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिसमें एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जब हम किसी की गिनती गिनने लग जाते हैं और उसमें सिर्फ एक के बारे में ही बताया जाता है, उसे एक वचन कहते हैं। और जिसमें बहुत के सारे में बताया जाता है उसको बहुवचन कहा जाता है। जिन शब्दों से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और जिन शब्दों से बहुत से व्यक्तियों व वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बहुवचन। ए हमारा गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है दोस्तों। अगला हमारा 7वां क्वेश्चन आता है दोस्तों। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देंगे। हमारा 7वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, तुम पढ़ते हो में पुरुष कौन सा है? अब यहां पर पुरुष के बारे में बताना है। मैंने बताया था दोस्तों कि हमारा सर्वनाम होता है, उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। तो हमें यहां पर तुम पढ़ते हो में पुरुष का कौन सा भेद है, इनमें वो बताना है। पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, लेकिन एक ऑप्शन हमारा यहाँ गलत होता है। हमारा यहाँ पर प्रथम पुरुष है, अन्य पुरुष है। प्रथम पुरुष हमारा संस्कृत में होता है, लेकिन ये 3 ऑप्शन होते हैं हमारे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये हिंदी में होते हैं दोस्तों। तो हमारा मैंने बताया था कि उत्तम पुरुष कौन सा होता है? मैं यानी खुद बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष जो उसकी बात को सुनता है वो मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष वक्ता या लेखक
श्रोता या पढ़ने वाले से जिसके विषय में बात करते हैं वो हमारा अन्य पुरुष होता है दोस्तों। तो हमारा तुम पढ़ते हो में पुरुष का कौन सा भेद आता है, तो यहां पर हमारा मध्यम पुरुष आ जाएगा। तुम पढ़ते हो, अगर हम जब किसी से बात करते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे ना, तुम पढ़ते हो। अगर कोई अच्छे से अपनी तैयारी कर रहा है या कोई बुक पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो हम उसको यही बोलेंगे ना, तुम पढ़ रहे हो। तो जब हम उससे बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मध्यम पुरुष बोला जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 8वां क्वेश्चन आता है, यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल अवश्य देखता, वाक्य में कौन सा काल। अब यहाँ काल के बारे में पूछा गया दोस्तों। काल किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने के समय का पता चले। यहां पर समय का पता चलना चाहिए, उसे ही काल कहते हैं, यानी काल समय ही होता है। तो अब हमारे पास दोस्तों यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्तमान, भूत, हेतु हेतुमंद भूत और अपूर्ण भूत। तो मैंने वर्तमान काल क्या होता है, उपस्थित समय को वर्तमान काल कहते हैं। भूत जो बीत चुका है, और हेतु हेतुमंद भूत ये हमारे भूतकाल का ही भेद होता है दोस्तों। और अपूर्ण, अपूर्ण हमारा वर्तमान में भी आता है और भूतकाल में भी आता है। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, वर्तमान काल नहीं होगा, ए ऑप्शन हमारा गलत है, बी भी हमारा गलत है। वैसे अगर ये पूछा जाए कि अब यहां पर हेतु हेतुमंद की जगह अगर भविष्यत काल होता तो फिर हमारा भूतकाल इसका ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन अब जब भूतकाल का ऑप्शन दिया गया है कि हेतु हेतुमंद भूतकाल, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हेतु हेतुमंद भूतकाल दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 9वां क्वेश्चन आता है, वह हंस रहा है क्रिया का प्रकार है। तो यहां क्रिया का प्रकार बताना है दोस्तों कि इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है तो उसे सहकर्मक क्रिया कहते हैं, और जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ जो हंस रहा है उसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 10वां क्वेश्चन आता है, सीता पत्र लिखती है क्रिया का प्रकार है। तो यहाँ क्रिया का प्रकार ही बताना है कि कौन सा है। अब यहाँ पर लिखती है का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, पत्र के ऊपर पड़ता है दोस्तों। तो मैंने क्रिया के बारे में बताया था, सहकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इनके बारे में बताया था। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सकर्मक क्रिया। ए ऑप्शन गलत है हमारा, सी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है, क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर देख लो, ट्रिक। क्या या किसको, किसको लगाकर देख लो दोस्तों। पत्र से पहले क्या लगाकर देख लो, उत्तर मिल जाता है तो वही हमारा कर्म होता है दोस्तों। क्या लिखती है, पत्र लिखती है, किसको लिखती है, पत्र को लिखती है। तो इस प्रकार ये हमारी सहकर्मक क्रिया हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 11वां क्वेश्चन आता है, सज्जनता किस प्रकार की संज्ञा है। तो यहां संज्ञा के बारे में बताया गया, मैंने संज्ञा के बारे में बताया था दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो जो सज्जनता होता है दोस्तों हमारा जातिवाचक नहीं होता। जातिवाचक कौन सा होता है, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध होता है, उसे जातिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक भी नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भाववाचक। और समूहवाचक भी नहीं है। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे की जाती है, जब हमारे ता,
तव, पा, पन, आई, ई, आवट, इस प्रकार के प्रत्यय लगे हुए मिलते हैं, तो वो हमारे भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा 12वां क्वेश्चन होगा, मोटा लड़का में मोटा क्या है। अब यहां मोटा लड़का में मोटा बताना है कि मोटा क्या है दोस्तों। संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया है। तो दोस्तों मैंने इनके बारे में बताया था, संज्ञा क्या होती है, विशेषण क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है और क्रिया क्या होती है। सभी दोस्त इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। संज्ञा नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति वस्तु, कोई व्यक्ति वस्तु का नाम नहीं आया है दोस्तों। और विशेषण, हाँ, क्योंकि ये लड़का की विशेषता बता रहा है। लड़का हमारा अगर हिसाब से ले तो हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है दोस्तों। और यहां पर विशेषण मोटा हो जाएगा दोस्तों। मैंने विशेषण की पहचान बताई थी, कैसा लगाकर देख लो, कैसा लड़का, मोटा लड़का। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन गलत है हमारा, डी ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 13वां क्वेश्चन आता है, कोयला किस प्रकार की संज्ञा। यहां संज्ञा के बारे में पूछा गया दोस्तों। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो दोस्तों, कोयला किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक है, नहीं है। व्यक्तिवाचक है, नहीं है। भाववाचक है, नहीं है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है, डी, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, पदार्थ, द्रव आदि का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे पदार्थवाचक भी कहते हैं, इसे धातुवाचक भी कहते हैं। तो कोयला हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। पानी, तेल, दूध, ये सारे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 14वां क्वेश्चन आता है, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार के बारे में पूछा गया दोस्तों। मैंने सभी अलंकारों के बारे में पीछे जो हमारी वीडियो बनी थी उनमें मैंने बताया था और अच्छे से विस्तार से बताया था दोस्तों। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों। उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक। उपमा जब दो भिन्न वस्तुओं में समता प्रकट की जाती है। रूपक जब उपमान में उपमेय का अभेद्य आरोप किया जाता है, उसे रूपक कहते हैं। अनुप्रास जब किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। यमक जब एक शब्द दो बार प्रयोग हो और उसके अनेक अर्थ निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं दोस्तों। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूपक अलंकार। ए ऑप्शन गलत है हमारा, सी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है दोस्तों हमारा। तो चलिए दोस्तों, हमारा 15वां क्वेश्चन आता है। अब इसमें रूपक अलंकार क्यों है दोस्तों। यहां पर नागरी में ऊषा का, अंबर में पनघट का और तारों में घट का आरोप किया गया दोस्तों। इसलिए हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। आगे 15वां क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, फूलों सा कोमल में कौन सा अलंकार है। मैंने बताया था जिस पंक्ति में सा से सी सम समान श्री आ जाए। सा से सी सम समान सरीस जैसा ईव, ये शब्द आ जाते हैं, वो हमेशा हमारा कौन सा अलंकार होता है दोस्तों। वो हमेशा हमारा उपमा अलंकार होता है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रूपक नहीं है, अनुप्रास नहीं है और श्लेष भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 16वां क्वेश्चन आता है,
यश अपयश में कौन सा समास है? तो हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। द्वंद्व समास है, इसमें बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययी बहु समास है। तो मैंने इनकी परिभाषा पहले बता दी थी, तो दोस्तों सभी को अच्छे ढंग से समझ में आई होगी उस टाइम। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन भी दोस्तों हमारा यहाँ पर गलत है। तो इसकी पहचान क्या होती है कि जब इसका हम समास विग्रह करते हैं तो आएगा यश और अपयश। ऐसे ही दिन रात, दिन और रात, माता पिता, माता और पिता, और तथा शब्दों का यहां प्रयोग किया जाता है इनका विग्रह करते समय, किसका? द्वंद्व समास का। तो चलिए दोस्तों, हमारा 17वां क्वेश्चन आता है। सूर्योदय का संधि विच्छेद है। मैंने संधि के बारे में बताया था दोस्तों। तो यहां पर सूर्योदय में कौन सी संधि है? चलिए दोस्तों देखते हैं। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय, तो इसमें हमारी गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? गुण संधि। और मैंने गुण संधि का नियम बताया था दोस्तों। क्या होता है? जब ए या आ के आगे इनसे भिन्न जाति का कोई भी स्वर आ जाए, यहां पर हमारा ई आ जाए, इनसे भिन्न आना चाहिए। अब यहां पर ये आ गए, ई आ गए, तो इनसे मिलकर हमारा ए हो जाता है दोस्तों। इसी प्रकार ए या आ के आगे ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तो दोनों को मिलाकर ओ हो जाता है दोस्तों हमारा। और तीसरा नियम है दोस्तों इसका, ए या आ के आगे री आ जाए तो दोनों को मिलाकर हमारा आर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सूर्योदय शब्द है कैसे बना है देखते हैं। सूर्य प्लस उदय से, इसमें ऊ जुड़ा हुआ है, रे इसके ऊपर है, तो रे ये से हमने ए ले लिया तो हमारा ए इसके अंदर आ गया ब्रैकेट के अंदर, और ऊ आ गया, तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो जाता है? तो हमारा इससे मिलकर दोस्तों ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ऊ है तो ओ हो जाएगा दोस्तों। और प्लस हमारा क्या बच गया? दय, क्योंकि इसका यह का हमने जो यह है इसका ए ले लिया और इसका ऊ ले लिया, तो दोनों को मिलाकर हमारा क्या हो जाता है? ओ हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सूर्य उदय, तो सूर्योदय बनेगा दोस्तों। और ये रे होता है, हम इस रे को इस प्रकार भी कर सकते हैं दोस्तों। ये था, ये के ऊपर था ये, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे पहले, और ये हमारा आधा रह गया, प्लस इससे मिलकर हमारा क्या बना था? ओ बना था दोस्तों। प्लस हमारा क्या रह गया था? दय। दय। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब पूरे व्यंजन से के बाद आधा रहे हो और उसके बाद कोई भी हमारा व्यंजन आ जाता है, यानी पूरा व्यंजन आ जाता है, तो रे अपने के जो पीछे वाला व्यंजन होता है उसके ऊपर चला जाता है। तो रे आधे रे से पहले हमारा, क्योंकि इसमें ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ये हमारा सह पूरा है,
और रे हमारा द, और यह में ओ जोड़ देंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा दोस्तों, और ये रे इसके ऊपर चला जाएगा और इसमें दया जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारा सूर्योदय शब्द बनता है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा शब्द बनता है सूर्योदय दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 18वां क्वेश्चन आता है, अजीत ने खाना खाया, खाया किस प्रकार का काल है। तो इसमें काल के बारे में पूछा गया है दोस्तों। खाया, तो मैंने बताया था कि उपस्थित समय को वर्तमान काल कहते हैं कि अनिल सर पढ़ा रहे हैं, तो वर्तमान काल है। जो बीता हुआ उसे भूतकाल कहते हैं, और भविष्यत काल आगे आने वाला। अपूर्ण, अपूर्ण हमारा भूतकाल में भी होता है और वर्तमान काल में भी होता है। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन तो हमारा नहीं है, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, भूतकाल। तो ये खाया, पिया, रोया इस प्रकार की जो क्रिया आती है वो सामान्य भूतकाल में आती है। तो ये हमारा कौन सा काल हो जाएगा दोस्तों, भूतकाल हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है दोस्तों। हमारा 19वां क्वेश्चन आता है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। हमारे पास दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, जयदेव, कालिदास, बहुभूति, बाणभट्ट। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, जयदेव। हमारा कालिदास नहीं है, बहुभूति नहीं है, बाणभट्ट नहीं है, ये हमारे संस्कृत के ही कवि हैं। और यहाँ हमारे जयदेव आ गए हैं जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, और ये भी हमारे संस्कृत के ही माने जाते हैं, जयदेव भी। सूरसागर किसकी रचना है। सूरसागर किसकी रचना है, तुलसीदास की है, कबीर की है, सूरदास की है और रसखान की है। तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, तुलसीदास, कबीर, सूरदास। तो सूरसागर नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, तो बिना हेजिटेशन के हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सूरदास। ए ऑप्शन गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 21वां क्वेश्चन आता है, मैला अंचल के लेखक कौन है। फणीश्वर नाथ रेणु है, अगेय है, कमलेश्वर है, मोहन राकेश है दोस्तों। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। अगेय नहीं है, कमलेश्वर नहीं है और मोहन राकेश नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारा 22वां क्वेश्चन आता है, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन नहीं है। अब यहाँ छायावाद के 3 स्तंभ दिए गए हैं, लेकिन चौथा यहाँ पर गलत दिया गया, तो उसी के बारे में बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन है, सही बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल राइट, ये हैं छायावाद के। सुमित्रा नंदन पंत, ये भी हैं दोस्तों, और महादेवी वर्मा, ये भी हैं दोस्तों। हमारा एक ही ऑप्शन बच जाता है डी, तो डी जो हमारा ऑप्शन है वो रामधारी सिंह दिनकर, ये छायावाद के स्तंभों में नहीं आते दोस्तों। ये तीनों आते हैं, ये नहीं आते, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक है, उसके लेखक के बारे में पूछा गया है कि उसके लेखक कौन है। मोहन राकेश हैं, भारतेंदु है, प्रसाद है, दिनकर है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा दोस्तों, मोहन राकेश। बी ऑप्शन हमारा गलत है, सी भी गलत है और डी भी दोस्तों हमारा गलत है। दोस्तों जो मेरे द्वारा यहाँ हिंदी पढ़ाई जा रही है, अगर आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही है, तो मैं आप बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, हमारा 24वां क्वेश्चन आता है, परिमल काव्य संग्रह के रचयिता कौन है। यहाँ जो परिमल काव्य संग्रह है उसके रचयिता के बारे में पूछा गया है कि इसके रचयिता कौन है। निराला है, पंत है, महादेवी वर्मा है, दिनकर है।
तो परिमल के जो रचयिता हैं दोस्तों कौन है? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला। पंत नहीं है, महादेवी वर्मा नहीं है, दिनकर नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा 25वां क्वेश्चन आता है, निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, रामधारी सिंह दिनकर है, जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंदन पंत है। तो चलिए दोस्तों इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमें किसी भी गलत आंसर पर टिक मार्क नहीं करना है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, एक ही ऑप्शन है हमारा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए दोस्तों हमारा 26वां क्वेश्चन आता है, झांसी की रानी कविता किसने लिखी? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला और पंत। तो हमारा ए ऑप्शन गलत है, सी गलत है और डी भी हमारा गलत है। तो हमारे पास एक ऑप्शन बच जाता है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए दोस्तों हमारा 27वां क्वेश्चन है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता कौन है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, दिनकर, निराला, प्रसाद और पंत। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दिनकर। बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है और डी ऑप्शन भी गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा 28वां क्वेश्चन आता है, पंचवटी काव्य के रचयिता कौन है? यहां जो पंचवटी काव्य है उसके रचयिता के बारे में पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर। तो इनमें से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की रचना है पंचवटी। बी ऑप्शन सही नहीं है हमारा, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन बचता हमारा ए, मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन है? यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो निर्मला उपन्यास के लेखक के बारे में बताना है, प्रेमचंद है, यशपाल है, गेय है, रेणु है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन आता है दोस्तों, प्रेमचंद। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, निर्मला। हमारा बी ऑप्शन गलत है, सी भी ऑप्शन गलत है और डी भी हमारा ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा 30वां क्वेश्चन आता है, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, प्रेमचंद, यशपाल, रेणु और अज्ञेय। तो हमारा यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये भी हमारी मुंशी प्रेमचंद की ही रचना है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमचंद। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पूछे ही जाते, रिपीट होके आते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा 31वां क्वेश्चन होगा, पंचवटी काव्य के रचयिता कौन है? हमारा 31वां क्वेश्चन है ये। तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं। तो मैथिली शरण गुप्त है दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा गलत है, सी भी गलत है और डी भी हमारा गलत है दोस्तों। तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है दोस्तों। हमारा 32वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, उर्वशी के रचयिता कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, दिनकर, निराला, पंत और प्रसाद। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, दिनकर। बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन गलत है दोस्तों। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो अगली क्लास के लिए पुनः मिलते हैं। तब तक आप अच्छे से मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए।